आइए आज हम लोग जड़त्व के कुछ उदाहरण देखें। यहाँ हमने लिखा है बल तथा गति के नियम का जो पाठ है उसमें जड़त्व के उदाहरण हम लोग देखते हैं। सबसे पहले विराम का जड़त्व। आइए हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए ये है एक खाली गिलास है और ये हमारा ये कार्ड है, कागज़ का कार्ड है और ये 5 रुपये का सिक्का है। देखिए मैंने ये ग्लास को रख दिया और ग्लास के ऊपर ये कार्ड को रख दिया और उसके ऊपर ये पैसा। अब देखिए मैं इस कार्ड को फ्लिक करता हूँ। अरे कार्ड को फ्लिक करते ही पैसा कहाँ गिर गया? ग्लास के अंदर, जबकि उसको कागज़ के साथ भागना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ? आइए हम लोग इसको समझते हैं। क्रियाकलाप में आपने देखा कि किस तरह से ग्लास के ऊपर हमने कागज़ का कार्ड रखा, उसके ऊपर सिक्का रख दिया। हमने जब कार्ड को फ्लिक किया तो होना ये चाहिए था कि कार्ड के साथ साथ सिक्का भी निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि सिक्का कहाँ गिर गया? ग्लास के अंदर। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है विराम का जड़त्व। जब हमने कार्ड को फ्लिक किया तो वह तो गति में आ गया, लेकिन उसके ऊपर जो सिक्का रखा हुआ था वह अपने विराम के जड़त्व के कारण वह उसी स्थान पर रहना चाह रहा था और जिसके कारण वह ग्लास में गिर गया। आइए इसका और भी उदाहरण देखें। बस के अचानक खुलने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना। आप जानते हैं कि बस खड़ी है और जब अचानक बस चलती है तो होता क्या है? जब बस और यात्री दोनों रुके हुए हैं तो यात्री का निचला हिस्सा बस से सटा हुआ है, जिसके कारण दोनों विराम की स्थिति में है। जब अचानक बस चलती है तो यात्री का निचला हिस्सा तो गति में आ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा विराम के जड़त्व के कारण पहले स्थान पर रहना चाहता है और वो पीछे की ओर मुड़ जाता है। अगला उदाहरण देखें। जब हम लोग कैरम खेलते हैं तो कैरम की गोटी को एक पर एक हम लोग रख देते हैं और स्ट्राइकर से उसको जब स्ट्राइक करते हैं तो हम देखते हैं कि केवल नीचे की गोटी फ्लिक हो जाती, निकल जाती है और ऊपर पूरा का पूरा फिर ऐसा ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? कारण ये है कि जब हम लोग फ्लिक करते हैं तो नीचे की गोटी तो अचानक गति में आ जाती है, लेकिन ऊपर का जो पूरा मांस उसका है वह विराम के जड़त्व के कारण अपने पूर्व स्थान में रहना चाहता है और वो वहीं पे नीचे रह जाता है। अगला उदाहरण देखिए। पेड़ की डाल हिलाने पर पत्तियों और फल का गिरना। जब कोई फल तोड़ना हो तो हम लोग क्या करते हैं? डाली को पकड़ते हैं, ऐसे जोर जोर से हिलाते हैं। उसका वैज्ञानिक कारण क्या है जान रहे हैं? यही विराम का जड़त्व। जब हम लोग डाली को जोर से हिलाते हैं तो वह डाली गति में आ जाती है, लेकिन जो फल है या पत्तियां हैं वे अपने विराम के जड़त्व के कारण अपने पूर्व स्थान में रहना चाहती हैं और वो टूट करके नीचे गिर जाती हैं। और देखिए उदाहरण है दरी को पीटने पर धूल का झड़ना। हम लोग क्या करते हैं? दरी लेते हैं या कोट पैंट हो उसको ऐसे डंडे से पीटते हैं। जब डंडे से हम लोग दरी को पीटते हैं तो होता क्या है? जो ये जैसे दरी है इसमें धूल कण लगे हुए हैं। जब हमने डंडे से दरी को पीटा तो दरी तो गति में आ गई, लेकिन जो धूल का कण है इसी स्थान पर रहना चाहता है विराम के जड़त्व के कारण और वो नीचे गिर जाता है। अगला उदाहरण देखिए। बंदूक की गोली से खिड़की के शीशे में छेद होना। बंदूक से गोली बहुत तेजी से निकलती है तो वह शीशे के जिस भाग पे पड़ती है उस भाग को वह अचानक गति में ला देती है, लेकिन अन्य जो भाग है वह विराम के जड़त्व के कारण अपने पूर्व स्थान में रहना चाहता है और जो वह भाग है जो गति में आ गया वह उसके साथ में बाहर निकल जाता है और शीशे में छेद हो जाता है। अब देखिए हम लोग देखें गति के जड़त्व के कुछ उदाहरण। देखिए इसमें हम लिखेंगे चलती गाड़ी से उतरने पर आगे की ओर लुढ़क जाना। जैसे कोई बस जा रही है और अचानक उस पर से आदमी चलती हुई बस से धीरे से उतरता है तो क्या होता है? जिस तरह से गाड़ी गतिमान है वह व्यक्ति भी गति में है और जब उसका पाँव धरती से मिलता है तो अचानक उसका पाँव विराम की अवस्था में जाता है, लेकिन उस व्यक्ति का जो ऊपर का भाग है वो गति के जड़त्व के कारण गति में रहना चाहता है और वह व्यक्ति लुढ़क जाता है। इसका और उदाहरण देखिए। बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुक जाना। जिस समय बस चल रही है बस के साथ उसमें बैठा हुआ यात्री भी उसी गति से गतिमान है। जब अचानक बस में ब्रेक लगाते हैं तो उस व्यक्ति का जो निचला हिस्सा है वह भी
विराम में आ जाता है बस के साथ साथ, लेकिन ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण गति में रहना चाहता है और वह व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। आइए हम लोग दिशा के जड़त्व के बारे में उदाहरण देखें। सबसे पहला है कि मोड़ पर यात्री का एक ओर झुक जाना। जैसे आप बस से जा रहे हैं, बस सीधी रेखा में जा रहा है, आपका शरीर भी सीधी रेखा में गमन कर रहा है। अचानक जब वह बस किसी मोड़ पर मुड़ती है तो हमारा शरीर एक ओर झुक जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा शरीर सीधी रेखा में गति में रहना चाहता है और वह गति के जड़त्व के कारण एक ओर झुक जाता है। दूसरा देखिए, मान लीजिए आपने किसी पत्थर को धागे से लपेट के उसको घुमा रहे हैं। जब वो अचानक अगर धागा टूटता है तो आप देखेंगे पत्थर ऐसे नहीं जाता, बल्कि वो सीधी रेखा में गमन कर जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई पत्थर वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो उसकी गति हमेशा स्पर्श की दिशा में होती है और उसी के कारण वह पत्थर गति के जड़त्व के कारण सीधी रेखा में वो गमन कर जाता है। अब हम लोग कुछ अन्य बिंदुओं की चर्चा करें। देखिए मेरे हाथ में ये बॉल है, ये बॉल है। यदि इस बॉल को देखिए मैं ये ऐसे गिरा रहा हूँ, मैं आराम से इस बॉल को अपने हाथ से रोक ले रहा हूँ। लेकिन कल्पना कीजिए किसी बॉल को यदि बंदूक की गोली की गति से फेंका जाए तो क्या होगा? वैसी स्थिति में हो सकता है कि यही बॉल उस गति से आने पे मेरे हाथ की उंगलियों को तोड़ सकता है। इसका मतलब है कि इस बल का कुछ द्रव्यमान है और जब इसमें इसकी गति मिल गई, इसका वेग मिल गया, तो इसके प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता अलग हो गई। बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे कोई ट्रक खड़ा है, उससे हमें डर नहीं लगता, लेकिन वही ट्रक यदि लुढ़कना शुरू कर दे तो वह हमें कुचल भी सकता है। अर्थात जैसे ही उसके द्रव्यमान के साथ उसका वेग मिल गया तो उसके कार्य करने की क्षमता, बदलाव लाने की क्षमता बढ़ जा रही है। तो आइए हम लोग देखें एक दूसरी राशि जिसको कहते हैं संवेग। संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि माना m द्रव्यमान वाली कोई वस्तु है और उसका वेग क्या है? v वेग से वो गतिमान है, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुने वेग। अर्थात संवेग को हम लोग P से संबोधित करते हैं, P बराबर m इंटू वी। अब ध्यान दीजिए, इसमें नोट मतलब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे पहला, संवेग में देखिए वेग क्या है? एक सदिश राशि है, तो संवेग भी एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है। अब हम लोग देखें कि संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखिए संवेग में है m और v। m का मात्रक है किलोग्राम और v का है मीटर प्रति सेकंड, इसलिए संवेग का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे लिखते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड, या ऐसे लिखिए केजी मीटर प्रति सेकंड। दूसरी चीज़ और देखिए, मान लीजिए कोई एक कार खड़ी है, जब उसको पीछे से धक्का देते हैं तो हो सकता है स्टार्ट नहीं हो, लेकिन जब उसको धक्का कुछ दूर तक लगाते हैं तो फिर वो कार स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि कार को जो न्यूनतम गति चाहिए, कुछ देर लगातार बल लगाने के कारण क्या हुआ? बल लगाने के कारण शुरू में उसका संवेग 0 था, लेकिन धीरे धीरे उसका संवेग बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि उसका वेग भी बढ़ता जा रहा है। अर्थात जब संवेग में परिवर्तन हो गया समय के साथ, तो उसने वह गति प्राप्त कर ली और वह गति में आ गई और कार स्टार्ट हो गई। इससे फिर हम लोग एक नए नियम की ओर चलते हैं जिसको कहते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में और बल के समानुपातिक होती है। अर्थात यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करेगा तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, अर्थात उसके संवेग में परिवर्तन होगा, और जो संवेग में परिवर्तन होगा वह असंतुलित बल के समानुपातिक होगा। साथ ही साथ वह संवेग परिवर्तन की जो दिशा होगी वह बल की दिशा में होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसको मैथमेटिकली कैसे रूप दें हम लोग। देखिए, मान लेते हैं कि कोई m द्रव्यमान की एक वस्तु है और वह शुरू में u वेग से, प्रारंभिक वेग से वो गतिमान है।
उस पर मान लीजिए F एक असंतुलित बल है जो t समय तक लगता है, जिसके कारण अब उसका वेग बदल के u से v हो जाता है। उसी को हमने यहाँ लिख दिया है कि माना m द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो t समय तक असंतुलित बल F लगने के कारण भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, mu, चूँकि m तो उसका द्रव्यमान है और u उसका प्रारंभिक वेग है। अंतिम संवेग हो जाएगा क्या, अभी v हो गया अंतिम वेग, और समय अंतराल कितने समय में ऐसा हुआ, ये t समय में। तो देखिए संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, पहले संवेग में परिवर्तन हो गया, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग mv माइनस mu और बटा में समय, ये हमारा हो गया संवेग परिवर्तन की दर। गति के दूसरे नियम के अनुसार जो असंतुलित बल है वह संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। तो ये हो जाएगा F समानुपाती mv माइनस mu बटा में t। ये हो जाएगा F बराबर k, यहाँ कॉमन लेते हैं m v माइनस u बाई टी। k क्या है, जहाँ k एक स्थिरांक है। अब देखिए, अब v बराबर u प्लस at से, ये हम लोग पहले गति के समीकरण में पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया v माइनस u बराबर at, दिस इम्प्लाइज a बराबर हो गया v माइनस u बाय t। हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आइए a का मान 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है भाई, F इक्वल्स टू, देखिए ये तो K हो गया, K और यहाँ हो गया M और ये पूरा मिलके हो गया A, K इक्वल्स टू MA। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसको हम 2 नंबर मान लें, यदि m बराबर हमारा, यदि m बराबर 1 हो, 1 इकाई, a बराबर 1 इकाई और f बराबर भी 1 इकाई, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए 2 से हम लोग बैठा देंगे सब, यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे k का मान 1 अगर बैठा देंगे तो हो जाएगा f बराबर 1 इंटू MA, दिस इम्प्लाइज f बराबर MA। अर्थात किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गति के दूसरे नियम से बल का जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ, आइए उससे कुछ चीज़ें हम प्राप्त करें। देखिए बल का मात्रक और उसकी परिभाषा क्या होगी उसको देखें। देखिए F बराबर होगा m इंटू ए। यदि मान लीजिए m बराबर 1 किलोग्राम और जो उत्पन्न त्वरण है वो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, तो F हो जाएगा 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थात F बराबर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहते हैं 1 न्यूटन। अर्थात जो बल है उसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, उसको कैपिटल N से सूचित करते हैं और ऐसे पूरा नाम हम लोग न्यूटन लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग 1 न्यूटन को परिभाषित कैसे करें। 1 न्यूटन की परिभाषा होगा, यदि किसी वस्तु पर कोई बल लग रहा हो
और उस वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो और उस बल के कारण यदि उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए तो उस पर कार्यरत बल 1 न्यूटन कहलाता है। और एक दो चीज़ देखें, मान लीजिए यहाँ 2 नंबर में लिख देता हूँ। देखिए F बराबर है क्या ma, तो यदि इसको ऐसे लिखें तो A बराबर हो जाएगा F/m। यहाँ 2 चीज़ ध्यान दीजिए, इससे 2 चीज़ निकलेगी। FA इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/m यदि F स्थिर हो, मतलब यदि F हमारा स्थिर है तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि समान बल हम लोग भिन्न द्रव्यमान वाले वस्तुओं पर लगाएं तो जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसमें त्वरण ज़्यादा उत्पन्न होगा और जिस वस्तु में का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसमें त्वरण कम उत्पन्न होगा। आगे हम लोग देखें, देखिए फिर से उसी को लेते हैं। F = है ma, फिर उसी तरह आ गया A बराबर F/m। अब देखिए यदि m स्थिर हो तो जब m स्थिर हो जाएगा तो A इज प्रोपोर्शनल टू F, अर्थात A F के समानुपाती हो जाता है। अर्थात जो जब बल लगाएंगे असंतुलित बल तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण असंतुलित बल के समानुपाती होगा। अर्थात यदि वस्तु का द्रव्यमान नहीं बल रहा है, वही वस्तु है, तो उस पर कम बल लगाएंगे तो कम त्वरण उत्पन्न होगा और जब अधिक बल लगा देंगे तो अधिक त्वरण उत्पन्न होगा। इस तरह से हम लोगों ने आज गति के दूसरे नियम को समाप्त किया। अन्य बातें अगली कक्षा